आप सभी को मेरा नमस्कार। पर्यावरण के टॉपिक में पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपके साथ संवाद किया था और आज इसी कड़ी में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यानी प्रदूषण से जुड़ा हुआ जो उसका महत्वपूर्ण एक हिस्सा है उसके बारे में पुनः आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है अर्थात जिसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि रेडियो एक्टिव जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं इन एलिमेंटों से तरह तरह की चीज़ें बाहर लीकेज होती हैं, निकलती हैं, जिसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं और गामा किरणें हैं। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा और गामा इस प्रकार की किरणें निकलती हैं। ये सारी किरणें जो निकलती हैं ये अगर हम मानव की बात करें या फिर अन्य जीवों की बात करें तो उनका जो क्रोमोसोम होता है जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं उस गुणसूत्र को प्रभावित कर लेता है। यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिवनेस से, इनकी सक्रियता से जो पॉल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव जो ये एलिमेंट है इस एलिमेंट से ये एक्टिवनेस इसमें आ गई है, ये सक्रिय है, क्रियाशील है और इससे निकलने वाली किरणें अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार की किरणें निकल रही हैं जो कि मानव या फिर अन्य जीवों के गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं। और जब ये मानव और अन्य जीवों के गुणसूत्र को प्रभावित करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी जो अगली पीढ़ी है या फिर उस पीढ़ी की हम बात करें, उस पीढ़ी या फिर जो अगली पीढ़ी है उसमें गुणों में अंतर आ जाता है और नए नए प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। और ये जो नए नए प्रकार के जो गुण प्रकट हो रहे हैं इन्हें हम ऐसा देख सकते हैं कि ये गुणों में कमी महसूस होगी, यानी गुणों में कमी प्रकट होगी, यानी इंसान की जो उसके क्वालिटी थी, जो गुण थे, उन गुणों में कमी हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार अगर गुणसूत्रों में अंतर आता है तो अगली जो पीढ़ी होगी, अगली पीढ़ी में स्वाभाविक है गुणों में हमें कमी देखने को मिलेगी या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो भी ये परिवर्तन होगा ये नेगेटिव परिवर्तन होगा यानी नकारात्मक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन बन रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सक्रियता के कारण, रेडियोधर्मी पदार्थों की सक्रियता के कारण जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो प्रदूषण बनता है, उस प्रदूषण को हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं या इसे हम एक और नाम से कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियर पॉल्यूशन भी कहते हैं, नाभिकीय प्रदूषण भी कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण को हम नाभिकीय प्रदूषण भी कहते हैं अर्थात न्यूक्लियर पॉल्यूशन भी कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इसके फैक्टर को लेकर, यानी इसके स्रोतों की बात कर लेते हैं। तो इसके हमारे पास हम चर्चा करेंगे दो स्रोतों पर, एक स्रोत हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है और दूसरा हम बात करें मानवीय स्रोतों की। जहां प्राकृतिक स्रोत से हमारा तात्पर्य प्रकृति में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक्टिव करेंगी और इस एक्टिवनेस के कारण जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी जीवों के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसमें ये हमारी पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी की सतह पर तरह तरह के हमारे पास ये एलिमेंट हैं जिसमें हम यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये तरह तरह के जो हमारे पास रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है ये सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य से आने वाला जो ये विकिरण है, इस विकिरण के कारण ये एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य के कारण हो सकता है यानी आउटर फोर्स के कारण हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जो अंदर का फोर्स है वो उसे एक्टिव कर ले, यानी प्रकृति में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक्टिव करेंगे और इस एक्टिवनेस के कारण विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं, चाहे हम अल्फा की बात करें, बीटा की बात करें या गामा की बात करें, इस प्रकार की जो ये चीजें बाहर निकलेंगी, जो ये किरणें बाहर निकलेंगी, ये मानव और अन्य जीवों के शरीर को प्रभावित करेंगी। और जैसे ही प्रभावित करेंगे तो स्वाभाविक है इंसान के जो गुण हैं उनमें नकारात्मक परिवर्तन आएगा और ये नकारात्मक परिवर्तन बन जाएगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं मानवीय स्रोतों की। मानवीय ऐसे कौन से स्रोत हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक्टिव करते हैं या फिर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं? इसमें हम पहली बात करते हैं जो हमारे रिएक्टर होते हैं, रेडियो एक्टिव जो हमारे एलिमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं
रिएक्टरों में। तो जो हमारे न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टरों में हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जिसको कि खास तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। जैसे हम बात करेंगे यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 का, तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं इन रिएक्टरों में, और यहाँ से हम जनरेट करते हैं एनर्जी को, यानी एनर्जी का, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस रिएक्टर में इस्तेमाल किया गया है वो लीकेज हो जाता है, यानी उसमें लीकेज वाली स्थिति पैदा हो जाती है। और जैसे यहाँ लीकेज वाली स्थिति पैदा होगी तो स्वाभाविक है ये या हवा में आ सकता है या फिर ये पानी में ये चीजें शामिल हो सकती है। और अगर ये पानी में आ जाए तो पानी प्रदूषित हो जाएगा, और जो भी जीव इस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सारी जो मटेरियल है ये अंदर आ जाएगा, और ये जीवों में कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकती है, या फिर गुणसूत्रों में चेंजिंग करके नए प्रकार के जीव को जन्म दे सकता है। दूसरा, अगर ये हवा में ये इस प्रकार के पदार्थ आते हैं या एलिमेंट आते हैं तो वो हमारी जो सांस लेने की जो हमारी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को प्रभावित कर लेते हैं, यानी हम सांस सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, और इस प्रकार से सांस वाली बीमारी हो जाएगी, दम घुटना शुरू हो जाएगा और फाइनली इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इससे कोशिश ये की जाती है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर हो, उन न्यूक्लियर रिएक्टर को हम थोड़ा सा दूरी पर, यानी जहां आबादी रहती है उस आबादी से दूर पर हम उसे स्थापित करें। दूसरा, अगर इसी का अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो क्या दुनिया में ऐसी कभी स्थितियां बनी हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस प्रकार की चीजें लीकेज हुई हैं? तो ये हमारे पास एक उदाहरण दिखता है वर्ष 1986 का, 1986 का हमारे पास एक उदाहरण दिखता है। तो समय था अप्रैल का ये महीना है। अगर हम अप्रैल 1986 की बात करें, उस समय एक देश सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। आज हम उस देश को रूस कहते हैं, क्योंकि 1990 और 91 में ये देश बिल्कुल टूट गया, यानी एक यूनियन था जिसे हम सोवियत संघ कहते थे, और वो टूट के सबसे बड़ा जो देश उसमें है वो आज रसिया है, और उसी का एक हिस्सा था यूक्रेन। यूक्रेन आज एक स्वतंत्र देश है, जबकि उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तो 1986 में एक शहर था यूक्रेन का, जिस शहर को चार्नोबिल सिटी कहा जाता है। ये जो चार्नोबिल सिटी है, इस सिटी में वर्ष 1986 में जो रिएक्टर लगा हुआ था वहां पर ये गैस लीकेज हो गई, यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये इस प्रकार यहाँ पे लीकेज होता है, और इस कारण यानी उस समय के सोवियत संघ में बहुत ज्यादा मानवीय जो क्षति है वो मानवीय क्षति सोवियत संघ को झेलनी पड़ती है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे मानवीय स्रोतों में न्यूक्लियर या फिर हम नाभिकीय बम की बात करें, जिसे हम सामान्य भाषा में परमाणु बम कहते हैं। परमाणु बम में इस्तेमाल होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इस परमाणु बम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल होता है, और जिस स्थान पर यह बम डाला जाता है वहां पर इंसान और जो अन्य जीव हैं उन जीवों को क्षति उठानी पड़ती है। जैसे हम बात करेंगे 6 अगस्त 1945 की हम बात करते हैं, और दूसरा हम बात कर लेते हैं 9 अगस्त 1945। ये दोनों डेट अगर हम 6 अगस्त को देखें और 9 अगस्त को देखें तो जापान के दो बड़े फेमस है, एक का नाम हिरोशिमा, दूसरे का नाम नागासाकी। तो 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पर एक बम ड्रॉप किया था, जिस बम को हम कहते हैं लिटिल बॉय, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को जो बम डाला गया था वो है फैटमैन। तो इस तरीके से अमेरिका ने इन दो बमों का इस्तेमाल किया इन दो डेट पे, इन दो तिथियों पर, जहां 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी शहर में इस परमाणु बम का इस्तेमाल किया। अब इस परमाणु बम में क्योंकि परमाणु इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया, इससे लगातार ये इस प्रकार रेडियो एक्टिव पदार्थ बाहर निकलेंगे। पहले तो जो परमाणु बम है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, ऊर्जा इसमें अत्यधिक होगी, तो इस ऊर्जा के कारण जो जीव होंगे, जहां पर वो जीव पिघल जाएंगे। इवन ऐसा कहते हैं कि इस स्थान पर जो जमीन के अंदर जो लोहा था वो लोहा भी पिघल गया।
तो जमीन के अंदर का लोहा पिघल सकता है, तो जमीन की सतह पर जो जीव हैं वो उन जीवों की स्थिति कैसे हो सकती है आप कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जीव हैं ये जीव डेड हो गए, मर गए यानी पिघल गए। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा था इस बम का कि यहाँ पे जीव मर गए यानी पिघल गए। दूसरा जो दूरी पर थे यानी इस जहां तक ये टेम्परेचर जा सकता था, जहां तक ये गर्मी जा सकती थी वहां तक तो इंसान पिघल गए, लेकिन इसके बाद जहां टेम्परेचर का सीधा प्रभाव नहीं पड़ सकता था वहां पर रेडिएशन यानी इसमें निकलने वाले जो अल्फा या बीटा या इस प्रकार गामा के जो ये किरणें थी, ये किरणें यहाँ दूर तक पहुंच गई। जब ये किरणें दूर तक पहुंची तो ये इंसान के शरीर के अंदर इन्होंने प्रवेश किया। इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो स्वाभाविक है कैंसर जैसी तमाम प्रकार की बीमारियों का एक कारण बन जाएंगे। इसके भी आगे अगर बात करेंगे तो जहां ये हवा में जा सकते थे वहां तो हवा वाली बीमारियां पैदा हुई, लेकिन जहां हवा में सीधे नहीं मिल सकते थे वहां पानी या फिर अन्य स्रोतों में ये शामिल हो गए, जिसके कारण आज भी जापान में इस प्रकार के लोग दिखते हैं जिनमें आज भी इन चीजों का प्रभाव मौजूद है। यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो बमबारी हुई थी वो प्रमाण आज भी हमें दिखते हैं। तो मानवीय कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें हम परमाणु बम का उदाहरण देखते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल देखते हैं। ये एक फैक्टर बन जाते हैं, लेकिन वे तब जब हम इनका मिसयूज करें या दुरुपयोग करें। जैसे परमाणु बम का हम इस्तेमाल इंसान या जीवों को क्षति पहुंचाने के रूप में करें तो स्वाभाविक है यहाँ पर रेडियोधर्मी एलिमेंट पॉल्यूशन का कारण बनेगा। और दूसरा हम रिएक्टर की बात करें तो उससे निकलने वाला जो नद पदार्थ होता है वो नद पदार्थ भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे इस प्रकार की चीजें जो लीकेज होती हैं उससे काफी जनधन की हानि होती है। इसी में एक उदाहरण अगर मैं और बात करूं, वैसे ही इसका उदाहरण नहीं है, वर्ष 1984 की अगर बात करूं, मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूं कि एक छोटी सी गैस के लीकेज के कारण जब इतने लोगों की मृत्यु हो सकती है या इतने जनधन की हानि हो सकती है, तो जब न्यूक्लियर रिएक्टर से ये इस प्रकार के एलिमेंट निकलेंगे तो कितनी हानि हो सकती है। वर्ष 1984 की बात करें, दिसंबर वर्ष 1984 के समय अगर हम अपने शहर भारत के भोपाल को देखें तो भोपाल में एक गैस रिलीज हुई थी जिस गैस को हम मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, उस कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का एक केमिकल रिलीज हो गया, लीकेज हो गया, जिसने वायुमंडल में आके फॉजिन जैसी विषैली गैस का निर्माण किया और जिससे दम घुटना प्रारंभ हो गया। तो जब भोपाल के कारखाने से एक गैस के लीकेज होने से इतने लोग यानी बहुत भारत को काफी जनधन की हानि हुई है, तो जब एक गैस के लीकेज से इतनी बड़ी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो एक रिएक्टर के बर्बाद होने से, एक रिएक्टर के टूटने से कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए देश और दुनिया में जिन स्थानों पर ये रिएक्टर लगाए जाते हैं वहां पर इनका विरोध भी होता है। जैसे हमारे देश में अगर मेन सिटी की बात करें जहां पर ये रिएक्टर लगाए जाते हैं वहां पर विरोध होता है। जैसे हम जैतपुर की बात करें तो महाराष्ट्र का जो जैतपुर है वहां पर रिएक्टर लगाया जा रहा है, काफी हद तक इस पर काम भी हो चुका है, लेकिन आज भी इसका विरोध होता है क्योंकि एक आबादी के बीच जब आप इस प्रकार की चीजें लगाएंगे तो उनमें अगर लीकेज की संभावना होगी, खुदा ना खास्ता इस प्रकार की चीजें हो तो कितनी बड़ी इंसान की क्षति या फिर जनधन की हानि हो सकती है। तो इस चीज से बचने का समाधान किया जाता है कि हम इन चीजों से बचें। आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे हम इन्हें रोकें। जैसे जो रेडियोधर्मी जो सेंटर होंगे उन सेंटरों को हम जो मेन हमारी जो पॉपुलेशन जहां पे निवास करती है, जो सिटी जो हमारी होती है, उनसे हम दूर उनको स्थापित कराएं। दूसरा प्लांट की जो रख रखाव है, अगर हम उसकी बात करें तो रख रखाव में हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी, हमें डेली उसकी निगरानी करनी पड़ेगी और सावधानी हमें इसमें जरूर ध्यान रखनी है। तीसरा हम बात करें इसमें समय समय पर हमें इसकी विकिरण यानी जो रेडिएशन हो रहा है और जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी समय समय पर हमें जांच करनी आवश्यक है। या फिर कोई दुर्घटना अगर होती है तो उसमें हम सुरक्षा और बचाव के क्या क्या हमारे पास उपाय हो सकते हैं उन पर हमें दृष्टिकोण या हमें उन पर ध्यान देना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे रेडियोधर्मी जो एलिमेंट है उनका जो हम इस्तेमाल है वो पीस के लिए करें और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए करें। ऐसे नहीं कि हम उसे इंसान की जो क्षति है या फिर हम किसी देश पे अटैक करना उस चीज के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। तो हम इसका इस्तेमाल पीस के लिए करें, शांति के लिए करें, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करें, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उस चीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। दूसरा हम बात करेंगे सैनिक और युद्ध का जो उद्देश्य है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। यानी जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उनका इस्तेमाल
वॉर के लिए नहीं होना चाहिए, या सैनिक जो एक्टिविटीज है उनमें इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करेंगे भूमिगत, अगर हम भूमि की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें और जलमंडल में, यानी परमाणु बमों का जो परीक्षण है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि चाहे अगर वो जमीन में मिले तो यहाँ पॉल्यूशन कर सकता है, वायु में मिलेगा तो यहाँ पॉल्यूशन कर सकता है, पानी में मिलेगा तो यहाँ पानी को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर जो परमाणु हमारे बिजली घर है उनसे उत्पन्न जो कचरा जितना भी होता है उसको हम ऐसे क्षेत्रों में न डालें जहां पर पॉल्यूशन हो सकता है, यानी पानी की जो क्षेत्र है वहां पर हम उसको डालें तो पानी पॉल्यूशन हो सकता है। जमीन में अगर हम उसे ऐसे फेंक दें तो यहाँ पॉल्यूशन हो सकता है। फिर जो आगे हमने इसी में देखना है, विकिरण द्वारा जो जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, और इसके लिए हमें खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और दुनिया में इस पर हमें काम करना चाहिए। इसके लिए हमें कानून बनाना चाहिए। तो खास तौर पे हमने इस चैप्टर में ये समझने का प्रयास किया कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे होने वाला जो उत्सर्जन है उस उत्सर्जन से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, और हमें हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस उत्सर्जन को रोकने में मदद करें। और इस तरीके से आज का ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। आज के टॉपिक में ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण सवाल नहीं थे। दो तीन सवाल ही इसमें थे। जैसे चारनोबिल की अगर बात करें वो इम्पोर्टेंट था, भोपाल गैस कांड वैसे वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। लेकिन अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इस प्रकार के एलिमेंट लगातार निकलते रहते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन ही इसमें इम्पोर्टेंट थे, तो आप इनमें से देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। मुलाकात होगी अब आपसे नए टॉपिक में, अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।